अभी दिखा। दिख गया ना? हाँ। ओके। यस यस, तो आप एक वाइट वाले स्क्रीन पे हो ना, जी जी स्टेज जी। टू ये सब। हाँ, तो मार्क मिनर्विन का जो सेटअप है उसके अंदर वो बोलते हैं सबसे पहले कि ट्रेंड जो होगा वो स्टेज टू का होगा। तो एक बार हम स्टैन विंस्टन विंस्टन का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो देख लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि स्टेज के किसी भी स्टॉक के चार स्टेज होते हैं। स्टेज वन जहां पर होगा अक्यूमुलेशन, मतलब स्टेज वन के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो बाई करते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे जैसा आएगा वो बाई करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। स्टेज ये तो हो गया वन। स्टेज टू आएगा जहां पर स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर रहेगा, ये होगा अप ट्रेंड। फिर उनके हिसाब से स्टेज थ्री आता है जहां यहाँ अक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ होगा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जिन इंस्टीट्यूशन ने बाई किया वो यहाँ पर सेल कर देंगे। देन आएगा स्टेज फोर। स्टेज फोर होगा डाउन ट्रेंड का। देन फिर ये रिपीट होगा, ये फिर हमारे पास स्टेज वन आ जाएगा एंड देन ये चलता रहेगा। तो उनका जो पूरा फोकस है, मार्क मिनर्विन क्या बोलते हैं कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, स्टेज टू के ऊपर। तो इसमें भी एक ये है कि जैसे पहले मैंने बोला कि इंडिया में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप कंपनियां, मान लो आप निफ्टी फिफ्टी की टॉप 50 कंपनी उठाओगे ना, तो उसमें से कोई कंपनियां होगी जो सिक्लिकल होंगी, उनको छोड़ के। मतलब सिक्लिकल तो ऐसे बिहेव करेंगे, बट अगर कोई अच्छी कंपनी है जो सिक्लिकल नहीं है वो स्टेज फोर में नहीं जाती। जैसे रिलायंस हो गया, अभी जो एग्जांपल अगर आप देखो तो एच डी एफ सी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, वो क्या हुआ, ऊपर आए, 3 या 4 साल से उन्होंने यही कंसोलिडेट किया। यही अगर यूएस मार्केट की कंपनी होती, रिजल्ट खराब आते तो कंसोलिडेशन नहीं करती, वो नीचे चली जाती। आप मेटा का चार्ट देख सकते हो, टेस्ला का चार्ट देख सकते हो कि वो कंपनी नीचे गिर जाती है। तो यहाँ आते हैं अभी हम। तो उनका पहला जो था कि ट्रेंड के अंदर हमें स्टेज टू का स्टॉक पकड़ना है। स्टेज टू का मतलब हो गया कि जो अप ट्रेंड के अंदर हो। आपको समझ में आया ना स्टेज टू का क्या मीन हो गया? हेलो। हाँ, वो मार्कअप ही मान के चलिए आप, जो इम्पल्स अप मूव है मार्कअप, वही है। हाँ, मैं ये स्टेज वन अकोमुलेशन, ये अप ट्रेंड। स्टेज टू, स्टेज थ्री हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेज फोर को हम भूल जाएंगे क्योंकि इंडियन मार्केट में अप्लाई नहीं होता, बहुत मतलब बहुत कम होता है। तो स्टेज टू मतलब अप ट्रेंड, स्टॉक होना चाहिए अप ट्रेंड के अंदर। उसके बाद मार्क मिनर्विनी फंडामेंटल्स में तीन चीज बोलते हैं। एक ईपीएस ग्रोथ देखनी है हमें, दूसरी रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ जिसको बोलते हैं हम वो, और तीसरा मार्जिन। तीन चीजें हम ध्यान रखेंगे, ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ। इन चीज़ों को अपने माइंड में एक बार रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 2024 के FY24 के जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं, और उनमें देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकल के आती हैं, और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कल के वो लीडर हो सकते हैं। तो उसके बाद पहली चीज हो गई अप ट्रेंड में। सेकंड चीज फंडामेंटल में वो बोलते हैं तीन चीज के बारे में। ईपीएस देखना है हमें, ईपीएस मतलब प्रॉफिट हो गया। दूसरा हो गया सेल्स। कई बार होता है कि कंपनी अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ नहीं होता लेकिन ईपीएस में ग्रोथ दिखता है, तो ये भी देखना है और ये भी देखना है। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरी चीज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट को विलियम और नील ने अच्छे से समझाया कि कैटलिस्ट का मतलब, इनकी कैंसिलियम के अंदर एन करके आता है। एन का मतलब होता है या तो नई कंपनी हो गई, नया सेक्टर ही हो गया। जैसे मान लो अभी जो लास्ट जो वारे जैसी कंपनियां चली है, या केपीआई एनर्जी जैसी चली है, जो सोलर ईपीसी के रिगार्डिंग जो कंपनियां है ना, एक सेक्टर ही पूरा खुल गया है नया, जो कि पहले नहीं था। पहले था बट गवर्नमेंट से कैपेक्स नहीं था इतना, सेक्टर में टेलविंड्स नहीं थी। तो या तो नई कंपनी हो, जैसे आईपीओ स्टॉक होते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। उसके बाद नया सेक्टर ही कोई खुल के आ रहा हो। उसके बाद नया प्रोडक्ट आया हो, मान लो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट उसने ऐसा लॉन्च किया है जो मार्केट में धूम मचा दे। उसके बाद नया मैनेजमेंट, ये आता है टर्न अराउंड। जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर नया मैनेजमेंट आता है, तो नया अगर यंग मैनेजमेंट आ रहा है तो वो फिर नई सोच के साथ आएगा, एग्रेसिव खेलेगा। उसके बाद हाँ, ये चीज़ हमने यहाँ भी कवर कर ली ना, प्रोडक्ट, न्यू मैनेजमेंट, टर्न अराउंड, सेक्टर। उसके बाद मार्केट एनवायरनमेंट, इसका नंबर होना चाहिए यहाँ पर सबसे पहला। विलियम ओनेल की बात करेंगे, उन्होंने, उनका भी लास्ट में आता है कि मार्केट एनवायरनमेंट, बट इसका नंबर आएगा सबसे पहला। क्यों, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
फिर जो मार्केट मॉनिटरिंग के हिसाब से है कि आईपीओ स्टॉक्स हैं, उनको हमें वॉच करना चाहिए। और उसके बाद स्मॉलर मीडियम मीडियम जो साइज कंपनी है ना, उन्हीं को देखेंगे हम। लार्ज कैप इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी जितना हमें चाहिए। जैसे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप होती है, उसमें अगर आप देखोगे तो मतलब 250 150% साल का वो गेन करते हैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करके। तो इतना गेन आपको ब्लू चिप कंपनी से नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनी है उन्हीं में काम करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम विलियम ओनील की स्ट्रेटेजी के ऊपर। वो क्या बोलते हैं, उनकी अप्रोच है कैन स्लिम। ठीक है, सी मतलब करंट ईपीएस ग्रोथ, हमें देखना वाई वाई। और इसमें भी डीप डाउन जाएंगे हम, जब ये देखेंगे क्या वन टाइम, कई बार होता है कि सिर्फ वन टाइम में आता है, उसको अवॉइड कर देंगे हम देखेंगे कि क्या 2 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ अच्छा आ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, ए में आएगा एनुअल ईपीएस ग्रोथ कितना है। एन हमने देख लिया है कि या तो नई कंपनी या नया पूरा पूरा सेक्टर उभर के आ रहा हो। अभी अगर आप करंट मार्केट में देखोगे तो केमिकल स्पेस जो है, सीडीएमओ स्पेस जो है, वहां आपको दिख रही है कि कंपनी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है और उसके बाद वो स्टॉक्स चल भी रहे हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गए, देन हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हो गए ये स्टॉक्स। उसके बाद सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड का मतलब सीधा सीधा हो गया, मान लो कि नई कंपनियां हैं। अभी अपने यहाँ पर जोमेटो और स्विगी ही लिस्टेड थे। तो जैसे ही जोमेटो लिस्ट हुआ, तो क्योंकि बिल्कुल नया स्पेस है और नई ही कंपनी लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो चाहेंगे कि हम जो है इनके अंदर अपना स्टेक रखे, चाहे रखे थोड़ा बहुत ही। क्योंकि जैसे पीछे अगर हम जाते हैं तो जो कंपनियां बड़ी हुई है, जैसे मेटा हो गई, फिर अपना अमेजोन हो गई, वो कहीं कभी तो ऐसी कंपनियां थी कि लोगों को लगता था कि चलेंगी नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कस्टमर इतने ज़्यादा एक्वायर कर लिए थे कि उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा भी अगर अपना मार्जिन बना के चले तो अच्छा प्रॉफिट उनका बन गया। तो ऐसे ही सप्लाई और डिमांड का खेल है। सप्लाई और डिमांड आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, और यहाँ क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो स्टॉक नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमें एल देखना है। एल का मतलब लीडर है या लगाड़ है। ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्टर के अंदर 10 कंपनियां मान के चल लो, तो आपको यहाँ तक देखनी है बस टॉप की 3 कंपनियां। ये नहीं कि आप सेक्टर तो अच्छा चूज कर लें, लेकिन उसकी जो 9th और 10th रैंक की कंपनी हम चूज कर लें। एक चीज और मैं बोलनी भूल गया कि पीई की बात है। पीई आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर नहीं देखनी है। पीई क्या होता है, पीई इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब कि कल को कंपनी कितना रिटर्न देगी, ठीक है, आने वाले 1 साल में, 2 साल में। अभी क्या हो रहा है उसको बहुत कम मानते हैं, परसेप्शन का गेम होता है। जो परसेप्शन जिन कंपनियों के अंदर हाई होता है ना, एक सेकंड। हाँ, तो परसेप्शन जिन कंपनियों के अंदर हाई होता है उनकी पी आपको कभी नीचे मिलेगी नहीं। एग्जांपल आपके सामने अगर मैं लिखूं तो डिक्सन देखना अभी आप, जब वो आज आई थिंक उसने 18,000 के आसपास टॉप लगाया था, जो 3,000 के आसपास था ना, तो भी उसकी पी 100 से ज्यादा थी। आज भी उसकी पी मेरे हिसाब से 100 के आसपास ही होगी। तो हाई ग्रोथ स्टॉक के अंदर आपको पी नहीं देखनी है, पी आपको स्विंग ट्रेडिंग में देखनी ही नहीं है। पी को आप भूल जाओ। तो हाँ, तो ये चीज़ कहाँ से आएगी, मान लो आप एक ग्रुप देख रहे हो, ग्रुप के अंदर 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों में से आप ये नहीं सोचना कि यार 1 2 3 जो टॉप कंपनी है उनका पीई तो ज्यादा है, बट जो 9 10 रैंक की कंपनी है उनका पीई कम है, तो मैं कम पीई वाली कंपनी ले लूँ। नहीं, आपको पीई देखना ही नहीं, आपको टॉप जो कंपनी है, मार्केट लीडर है, वो उठाना है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया आपको वॉच रखनी है कि किन कंपनीज के अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो अ, पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अ, नारायण हृदयालय को उठाया था, और आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा भी उन्होंने उठाए थे। तो एक बार मैं एनएच का आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कि स्टॉक बिल्कुल गिरा ही नहीं है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आई थिंक स्क्रीन फिर अटक गई यार, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया। अभी चार्ट दिख रहा है ये आपको। लैपटॉप साफ करने में तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा, मतलब आई थिंक इनके मोबाइल के या फिर एंड्रॉइड इतने ऑप्टिमाइज नहीं है शायद। लैपटॉप पे चार्ट नहीं दिख रहा है, वो जो स्क्रीन है ना वही दिख रहा है, व्हाइट वाला, जिसमें सब लिखा हुआ है, जो नोट्स है ना वो दिख रहा है, चार्ट नहीं दिख रहा तो फिर आप ये कर लो, आप आई थिंक एग्जिट कर दो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्ड तो हो रहा है। अभी आप जैसे अभी मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी है नीचे, तो मैं अगर मेरे दूसरे स्क्रीन में देख रहा हूँ तो वो कुछ नहीं दिख रहा मुझे।
तो आई थिंक रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। तो उससे आई थिंक हमारा जो पर्पज़ था आपका वो हो जाएगा। बट मेरा मेन पर्पज़ ये था कि इसके बाद मतलब हम बात करें कि भाई कुछ बर्डन आप भी लो चीज़ों का, आपको सीखने को मिलेगा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, तो ऐसे सीखते हैं हम। बट अभी नहीं वो नहीं रिकॉर्डिंग। वो कर देंगे, तो एक काम करिए। आपका सजेशन सही है। अगर आपको पूरा आप रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज दीजिए। एक टाइमलाइन दे दीजिए 2-3 दिन का, कि जब तक हम लोग सब इसको पढ़ के पूरा डाइजेस्ट करें, एंड फिर टास्क डिवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं। या फिर Q&A अगर किसी का कुछ है तो ग्रुप में देख लेंगे, नहीं तो उसके बाद टास्क असाइन कर लेंगे। हाँ वैसे आप ठीक है, फ्लो रखिए, हो आप जाएगा। एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अगर जैसे स्टक हो गई ना स्क्रीन तो फिर क्या ही काम का। तो मैं जी वीडियो डाल दूंगा, रिकॉर्ड हो रही है, आई थिंक 10 मिनट हो गए, तो मैं पूरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक, थैंक यू फॉर द एफर्ट। तो एनएच का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये वो कंपनी है जिसको पीपीएफएस म्यूचुअल फंड ने उठाया, और धीरे धीरे अगर आप देखो, अब इंस्टीट्यूशंस के पास एक चीज नहीं है जो हमारे पास है। इंस्टीट्यूशन इस चीज को नहीं छुपा सकते। वॉल्यूम क्या है? फिंगरप्रिंट है। वॉल्यूम वो आएंगे कहीं ना कहीं, वो इस जैसे ये हो गया, इसके अंदर नीचे से उठाएंगे तो वॉल्यूम दिखेगी हमें। अगर वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर नहीं होता, वॉल्यूम हमें नहीं दिखती, तो कहीं कभी भी हम इंस्टीट्यूशन को बीट नहीं कर पाते। रिटेल ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो हम रिटेल होके इंस्टीट्यूशन को बीट करने की सोच रहे हैं, और करते भी हैं कुछ कुछ अच्छे। वो इसलिए कि हमें वॉल्यूम दिखती है। वॉल्यूम क्या बताती है कि बड़ा खिलाड़ी यहाँ एंट्री हुआ है। अगर अगर आप देखोगे, यहाँ अगर उसने एंट्री ली है, तो ये वो कम से कम 1 या 2% स्टेक तो उठाएगा कंपनी का। एक वन गो में उठा नहीं सकता, तो धीरे धीरे बाइंग करेगा। तो जैसे अगर आप देखोगे स्टॉक नीचे आता है, यहाँ आगे देखो, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर ले गया। स्टॉक को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल गिरा नहीं है। तो जैसे ही अगर नीचे भी आता है, तो फिर वहां पर हमें पता है कि हमारे पास एक म्यूचुअल फंड है, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड, वो खड़ा है उसको लेने के लिए। तो ये आई यहाँ से हो गया इंस्टीट्यूशनल। हमें देखना है कि कौन से स्टॉक्स को इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मंथली जो भी पराग पारिक के हो गए, एसबीआई के हो गए, जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो मंथली अपना वो रिपोर्ट निकालते हैं कि उन्होंने क्या ऐड किया, क्या रिमूव किया। तो वो रिपोर्ट भी हमें पढ़नी है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हमारी वॉच लिस्ट के अंदर हैं, वो उनमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, और दूसरा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वो बाई कर रहे हैं, और वो हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं वॉच लिस्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ जाए। और जो लास्ट चीज एम होगी उनका है मार्केट एनवायरनमेंट। तो मार्केट एनवायरनमेंट मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, नंबर 1 पे आएगा। मार्केट ने आई थिंक उनको लास्ट बोला है, और यहाँ भी उन्होंने कैंसिलिंग में लास्ट है। बट मार्केट जो एनवायरनमेंट है वो नंबर 1 पे आएगा। जब तक मार्केट एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, जब तक आपके स्विंग ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनेंगे। आप इंट्राडे में बना लोगे, कुछ भी कर लोगे, एफएनओ में कर लोगे, हमारा काम है सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो अभी अगर आप देखो निफ्टी को, अगर आप देखते हो यहाँ से, यहाँ से पैसे लोगों के नहीं बने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, आप किसी को उठा के देख लो, यहाँ ये जो मूव आए इनमें लोगों ने पैसा बनाया होगा। ठीक है, थोड़े बहुत जहां पर, बट यहाँ से 99.99% लोग ड्रॉडाउन के अंदर ही है। यहाँ से जो उन्होंने पैसा बनाया वो कहीं ना कहीं, ये जो मूव है ना, यहाँ उनका फिर स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ स्टॉप लॉस खाए हैं। तो मान लो 4 ट्रेड ली है, तो 2 ठीक गई है, और 2 में वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकली है। मतलब अच्छा नहीं चल रहा स्विंग ट्रेडर्स का यहाँ से। तो क्यों? क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट बोस है। ठीक है, मार्केट एनवायरनमेंट के बिना कुछ नहीं चलेगा। अभी भी अगर हम जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कैसे, जैसे अगर हम FY24 के स्टॉक्स देखेंगे, तो बहुत सारे स्टॉक्स ने यहाँ जब निफ्टी यहाँ था ना, यहाँ से ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया था। जैसे निफ्टी नीचे गया, वो जो स्टॉक्स जो एक क्लियर ब्रेकआउट दे रहे थे, जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया, बट जैसे निफ्टी नीचे गया वो ऊपर एक और बेस बनाने लग गए। जैसे निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और फिर वो 3-4x तक हो गए। ठीक है, तो ये मूव तो आया, लेकिन ये आप स्क्रीन को से शेयर कर रहे हो अभी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैं आपको हेलो। बता दूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दूंगा। कुछ इश्यू आ रहा है, आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो अच्छा। मैं, हाँ, आप लेफ्ट गॉट कर इट, सकते, गॉट गॉट। हाँ आप लेफ्ट कर सकते हाँ। हो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब अपने इस पे डाल दूँ, ग्रुप पे। हम्म। तो मार्केट एनवायरनमेंट की बता रहा था मैं, बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट दिया उन्होंने,
उनका लाइक वे था बिल्कुल ऊपर का कि ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मार्केट एनवायरनमेंट खराब हुआ तो उन्होंने एक बेस बनाया। यहाँ से जैसे ही निकलना शुरू हुआ मार्केट, वो उन्होंने अपना जो वे है वो ऊपर की तरफ किया, जो हम देखेंगे अभी। तो आई होप आपको कुछ ये समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। हम एक बार राइट डाउन फिर कर लेंगे कि हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहली चीज हमें देखनी है ईपीएस ग्रोथ, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे सेल्स या रेवेन्यू। तीसरी चीज हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एक बार मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। हाँ, तो ये चीज देख रहे थे हम, ईपीएस ग्रोथ, ठीक है, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और चौथा हो गया कि एन, जो हमने देखा था, न्यू मैनेजमेंट है या कोई नया न्यू मैनेजमेंट सेक्टर हो गया। और पांचवी चीज इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमें देखनी है कि क्या म्यूचुअल फंड है वो एंटर कर रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद मार्केट एनवायरनमेंट को मैं टॉप पे रखूंगा ही, मार्केट एनवायरनमेंट जो सबसे ऊपर ही आएगा। और कुछ छोड़ तो नहीं रहे ना, ये हो गया। हाँ, कैटलिस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। छठा हो गया कैटलिस्ट इसी के अंदर आ जाएगा कि क्या कई बार ऐसे होता है कि जो कमोडिटी कंपनी होती है, जैसे अभी आई थिंक फोस्फेट जो कंपनीज है उसके अंदर कुछ हो रहा है। आप दो तीन आई थिंक पारादीप फोस्फेट करके है, मंगलोर फोस्फेट है या क्या है, उनके अंदर अगर आप देखोगे तो वो चार्ट बहुत अच्छे हैं अभी। तो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो स्टील की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, चाइना ने मतलब चाइना में खुद की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, वो स्टील को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर इंडिया का वो आ जाएगा, तो वो एक होगा कैटलिस्ट। और सातवां हो गया टर्न अराउंड, ठीक है। टर्न अराउंड होता है कुछ कंपनियां लॉस मेकिंग हो रही है लेकिन एकदम से वो टर्न अराउंड हो जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा मूव देती है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। ये तो था हमारा कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी मेन काम आएगा कि हम 2024 के जो विनर्स थे ना उनको स्टडी करेंगे, उनमें देखेंगे क्या इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उनके अंदर हमें दिखती है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नोट डाउन करेंगे। क्योंकि ये जो दो बुक्स हैं जिनको हम रेफर कर रहे हैं वो यूएस मार्केट के हिसाब से है, तो हम वहां से बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। वहां से हम सिर्फ आइडियाज उठाएंगे कि अच्छा ये चीज है, इस पे इसको देखना है, बट उसको कहीं ना कहीं हम इंडियन मार्केट के हिसाब में लेके चलेंगे। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो अभी जो मैंने ग्रुप पे जो पीडीएफ शेयर कर रखी है, ये मेरी नहीं है। जैसे ग्रुप पे एक आदमी जो भी है वो बोल रहे थे कि भैया आपकी थोड़ी है। भाई जो म्यूचुअल फंड रिपोर्ट निकालते हैं या जो कंपनी रिपोर्ट निकाल रही है अपने रिजल्ट की या किसी की भी, तो जो फंडामेंटल इन्वेस्टर होते हैं वो रिपोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं। मान लो एक्सिस बैंक कह रहा हूँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने रिपोर्ट निकाली, तो हमें वहां से नॉलेज मिल रही है, हम डराइव कर रहे हैं ना कहीं से नॉलेज। तो ये जरूरत नहीं हम सारी मेहनत खुद ही करें। जहाँ से हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको निचोड़ के और क्रक्स निकालना, वहां से सीखना, ये है हमारा काम है पैसे बनाना। पैसे कैसे भी बनने चाहिए, बस ये नहीं कि मेरी खुद की ही मान लो मैं 10-20 घंटे डेली मार्केट को ही दूं, वहां से कुछ सीखूं। अगर वही चीज मुझे फ्री में मिल रही है, या ये फ्री में भी नहीं है, मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वही चीज अगर मुझे कहीं से मिलेगी तो मैं उसको लेके मुझे पैसा बनाना है। पैसे बनाने से मतलब बाकी मुझे कुछ से मतलब नहीं है। तो ये देखेंगे कि FY 24 के अंदर। अब देखो, टॉप डाउन अप्रोच हम लेके चलेंगे कि सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ये फीचर्ड स्टॉक्स हैं, उनके अंदर सेक्टर हम देखेंगे। सेक्टर, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक काम होता है। यहाँ से देखोगे तो उन्होंने बोला कि कैपिटल इक्विपमेंट सेक्टर डोमिनेटेड रहा, उसके बाद फाइनेंशियल, एनर्जी और कंज्यूमर सिक्लिकल टेक्नोलॉजी उन्होंने भी किया। ये उनका क्राइटेरिया है कि 20 रुपए से ज़्यादा स्टॉक प्राइस होना चाहिए, 1000 रुपए से ज़्यादा, सॉरी 1000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी की मार्केट कैप होनी चाहिए, और ये वॉल्यूम का क्राइटेरिया है। मतलब हम एसएमई स्टॉक्स को नहीं छू रहे हैं, हम 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी को नहीं छू रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी इशू होंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट हो गया, ये सब चार्ट हो गया। उसके बाद ये देखो, ये उन्होंने क्लियर किया कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इनके अंदर हम देखेंगे कि सेक्टर, हमें क्या पढ़ना है, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में एनर्जी 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 हम नाम देखेंगे, टोटल कितने नाम है, 1 2 3 4
5 6 नाम एनर्जी सेक्टर से, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कैपिटल इक्विपमेंट से, देखते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 नाम इससे हैं। और उसके बाद 1 2 3 3 4 नाम हमारी कंज्यूमर साइकिल से। तो इससे क्या क्या पता लग रहा है हमें कि ओवरऑल मार्केट के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। बट सेक्टर रोटेशन, हमें यहाँ सेक्टर रोटेशन की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि एक साल एक सेक्टर चलेगा, दो या तीन सेक्टर चलेंगे, 2-3 सेक्टर नीचे की तरफ चले जाएंगे। जैसे इस साल फार्मा के वो स्टॉक्स नहीं दिखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अपना एफएमसीजी के नहीं देखने को मिल रहे, ठीक है। आईटी जो कोर आईटी हमारी, उसके स्टॉक नहीं देखने को मिल रहे, बैंक्स नहीं दिख रहे, हमारी फाइनेंस कंपनीज नहीं दिख रही, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि हमें सेक्टर, मतलब पहले सेक्टर ढूंढेंगे, सेक्टर के अंदर फिर हम वहाँ के लीडर्स हैं उनको ढूंढेंगे, लीडर्स ढूंढेंगे, लैगार्ड्स को नहीं ढूंढेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि सेक्टर स्पेसिफिक, सबसे पहले हमें सेक्टर को पकड़ना है कि भाई इस सेक्टर में काम होने वाला है, तो ये सेक्टर को ढूंढना है। ये सेक्टर कैसे पता लगेगा, वो सेक्टर का पता कैसे लगेगा वो हम नीचे देखेंगे। सबसे पहली कंपनी आ गई वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। तो इसका अब हम चार्ट लगा लेंगे। मैं मीट को खत्म ही कर देता हूँ। ओके, सो ये हमने चार्ट लगा लिया। तो एक बीओ अगर हम देखते हैं तो यहाँ आया है, ये है हमारा दिसंबर 23, ठीक है। दिसंबर 23 में बीओ आया है। तो इसमें हम नोट डाउन कर लेंगे कि इसके अंदर जब बीओ आया है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। दिसंबर 23 में, दिसंबर 23 से पहले रिजल्ट था सितंबर 23 का, ठीक है। तो एक बार हम रिजल्ट को देखेंगे। यहाँ अगर आप देखते हो सितंबर 23, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, ठीक है। 11 सितंबर 2023 से पहले हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यार एक कंपनी है जिसमें ईपीएस ग्रोथ हो रही है ट्रिपल डिजिट, और सेल्स ग्रोथ हो रही है 25% के आसपास। अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि हमने 2 बुक्स पढ़ी हैं, दुनिया के जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स हैं उनकी 2 बुक्स पढ़ी हैं, वहाँ से हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। अब हम उसको इंडियन मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं 2024 के विनर्स को पढ़ने के बाद। तो हमने देखा कि ईपीएस ग्रोथ आ रही है ट्रिपल डिजिट, उसके बाद सेल्स ग्रोथ आ रही है डबल डिजिट। सितंबर 23 की बात है ये, ठीक है। हमने नोट डाउन कर लिया ईपीएस सेल्स, ठीक है। ट्रिपल डिजिट ईपीएस, याद रखना इस चीज़ को, मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे देखूँ तो आप अगर ये इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल करिएगा, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और यहाँ अगर आप देखते हो तो ये HVQ मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम, उस क्वार्टर की हाईएस्ट वॉल्यूम। तो दूसरी चीज़ हमने क्या नोट की कि जो ब्रेकआउट आया है वो आया है बीओ ऑन हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ से नोट डाउन की। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर आप देखो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इसको अगर आप कप एंड हैंडल बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल हॉरिजेंटल सेटअप आप बोल सकते हो। बहुत सारे जो बहुत अच्छे सेटअप जो चलेंगे ना, वो सिंपल हॉरिजेंटल लाइन होगी, उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन करेगा, वॉल्यूम के साथ आएगा। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा रिजल्ट, अच्छा ट्रिपल डिजिट। दूसरी चीज़ ब्रेकआउट आया है ऑन द हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम। उसके बाद एक क्लीन सेटअप है ये। उसके बाद अगर उस टाइम भी अगर हम पढ़ रहे होते, मतलब ये बात है सितंबर का जो रिजल्ट आया वो दिसंबर में, तो हमने कहीं ना कहीं ये पता है कि 2022 के बाद गवर्नमेंट का, 2021-22 के बाद ही गवर्नमेंट का पुश है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, गवर्नमेंट का, हमारा ही नहीं पूरे वर्ल्ड का। तो अगर थोड़ा बहुत आप जैसे न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो हमने जो
एक ग्लोबल फोरम होता है, वहाँ पर हमने अपना पंचतंत्र करके या ऐसा कुछ वो किया था, जहाँ हमने ये बताया था कि हम कैसे शिफ्ट होंगे कन्वेंशनल जो हमारी थर्मल एनर्जी है उससे इसकी तरफ, रिन्यूएबल की तरफ। तो हमारा गोल था आई थिंक कुछ 275 या 250 गीगावाट ऐसा कुछ था। मतलब कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, जो शिफ्टिंग होगी नॉर्मल जो थर्मल पावर है उससे रिन्यूएबल की तरफ। रिन्यूएबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया के हिसाब से, क्योंकि हम ट्रॉपिकल जोन के अंदर पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत होती है, तो हम सोलर को ही कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर आप देखते हो तो आई थिंक 80% के आसपास हमारी सोलर पे ही है रिन्यूएबल के अंदर। तो क्या देख लिया हमने, न्यू मार्केट इवॉल्व हो रहा है एक, ठीक है, सोलर कंपनियाँ आ रही है नई नई और गवर्नमेंट पुश कर रही है। यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि डिमांड जिस सेक्टर के अंदर होती है वो स्टॉक चलता है। उसके बाद हमने देखा कि EPS 3 ट्रिपल डिजिट EPS, ये याद रखना, ये बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ये चीज़ कॉमन होगी। उसके बाद क्लीन सेटअप है, ब्रेकआउट आया है ऑन हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम। एक सेकंड, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। तो क्या क्या नोटिस हो गया हमारा। अब यही चीज़ है कि सिर्फ आप चार्ट देखते रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट देखो। चार्ट आप देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा। चार्ट अगर आप देख रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे हो, आपने सिर्फ चार्ट देखा है। ऐसे तो 1000 चार्ट होंगे। क्या चीज़ है जो फ्यूल करेगी उसको। बिना अर्निंग्स के स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए बिना अर्निंग्स के स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे। या तो अर्निंग्स से पहले बढ़ जाएंगे या अर्निंग्स के बाद बढ़ेंगे। अर्निंग्स को आनी जरूरी होगी, पहले बढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को ये लगेगा कि अब अर्निंग्स आएगी तो लोग पहले बाई कर लेंगे। बट बिना अर्निंग्स के स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ चार्ट अगर हम देखते रहते तो हम ये चीज़ें मिस कर जाते कि क्या ये जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है, एक नया जो सेक्टर है, नया मार्केट है वो इवॉल्व हो रहा है और गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है। ये चीज़ें हम मिस कर जाते। ठीक है, अगर सिर्फ आप बिल्कुल ही ऐसे हो कि चार्ट ही देख रहे हो बिल्कुल, तो फिर आप ये भी चीज़ मिस कर जाते कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट पुश ही नहीं कर रही है, सिर्फ डिमांड आ ही नहीं रही है, रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। ये चीज़ आपको सिर्फ चार्ट से पता लगती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वारे रिन्यूएबल एनर्जी की। उसके बाद अगर आप देखते हो तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया उसके ऊपर। और यहाँ भी अगर आप देखो तो एक BO आया है, लेकिन अगर यहाँ देखते हैं हम, ये सितंबर 22 का रिजल्ट है। इसको अगर हम सितंबर 22 के अंदर भी अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है और EPS ग्रोथ भी अच्छी खासी है। बट उस टाइम आई थिंक ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी कि हमारे रडार के अंदर आए, तो उसको हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आपने अगर एक स्टॉक भी ऐसा पकड़ लिया ना जो 100% मूव दे रहा है, और अगर आपने अपनी कैपिटल जो डेवलपमेंट होती है वो अगर आपने 20 to 25% रख दी ना, ऐसे महीने में एक स्टॉक पकड़ लिया या अच्छे मार्केट के अंदर ऐसे 5-7 स्टॉक पकड़ लिए ना, तो ही आपका जो कैपिटल है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ से हमें ये चीज़ें पता लगी कि इन चीज़ों को अभी हम याद रखेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है विनिंग स्टॉक्स की। अभी हम देखेंगे कि और क्या जो विनिंग स्टॉक्स हैं वो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें कॉमन आएगी तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखेंगे करंट मार्केट के अंदर वो चीज़ क्या, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस स्टॉक्स के अंदर आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ अगर हम देखते हैं रिपोर्ट में कि एक नया मार्केट इवॉल्व हुआ, मार्केट के अंदर मार्केट लीडर था ये। ठीक है, EPC स्पेस, सोलर EPC स्पेस के अंदर। उसके बाद ये N मतलब नया मार्केट ही, नया जो मतलब सेक्टर ही उठ के आया है ग्लोबली एनर्जी डिमांड की वजह से। उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स सोलर और विंड कैपेसिटी एक्सपेक्ट, ये देखो 218 गीगावाट। उसके बाद ड्रिवन बाय गवर्नमेंट एफर्ट्स, मतलब सप्लाई गवर्नमेंट दे रही है, मतलब कैपेक्स कर रही है, और क्योंकि कैपेक्स हो रही है तो स्टॉक की डिमांड बढ़ रही है। जब स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस अप होगा।
ये चीज़ें दिख गई ना। नया लीडर या नया सेक्टर ओवर हो रहा हो, ऊपर सेक्टर मार्केट लीडर है, नीचे क्या देखा हमने कि कैपेक्स हो रहा है। अगर कैपेक्स होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट करेगी तो डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद एन, कंपनी के अंदर नया सेक्टर कंपनी भी अपने नए वर्टिकल्स खोज रही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर भी जा रही थी। फिर आपको ये चीज़ देखना है कि कितने मंथ के बेस हैं वो ब्रेकआउट देते हैं। तो जितना मैंने देखा है 4-5 महीने का जो साउंड बेस होते हैं वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये भी नोट कर लेंगे कि जो बेस था वो 4 महीने का था। तो यहाँ हम एक बार ये भी नोट कर लेंगे कि जो बेस था वो 4 महीने का था। ठीक है, 4 मंथ्स बेस। ओके, अब हम जाते हैं दूसरे स्टॉक के अंदर जो है फोर्स मोटर्स। ठीक है, फोर्स मोटर्स का इन्होंने जो बताया है कि इनका बीओ यहाँ आया था, यहाँ से। तो पढ़ते हैं एक बार हम अपने आप को अज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पर ही है। ठीक है, 30 मई 2023 के आसपास, मतलब मई के आसपास है। उस टाइम क्या हो रहा था मार्केट के अंदर। इस कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रोल्स रॉयस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। इसका मतलब क्या हो गया, एन, नया मैनेजमेंट, नया बिजनेस वर्टिकल या नई पार्टनरशिप हमें दिख गई। अगर उस टाइम हम होते तो कहीं ना कहीं देखो न्यूज़ से हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा। न्यूज़ से कनेक्ट होते हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टीए हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम चार्ट देखेंगे, बिल्कुल पैसे नहीं बना पाओगे। फंडामेंटल को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जो फंडामेंटल देखोगे, कंपनी के रिजल्ट अगर आप देखोगे अभी इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनी अच्छा कर रही है उसकी फिर कौन पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि भाई मार्केट में भी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो पार्टनरशिप आई, नई पार्टनरशिप। उसके बाद नीचे जाए, टर्न अराउंड का मतलब हो गया कि कंपनी पहले टर्न अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी, पैट वाज नोटेबल इम्प्रूवमेंट। यहाँ से देखो पैट कितना बढ़ा, और नई पार्टनरशिप आई। उसके बाद एक नया 3 इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए जिनके ऊपर अभी अपनी नई गाड़ियाँ बनाएंगे। तो ये एक कैटलिस्ट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया रोल्स रॉयस के साथ। अब ये हो गया फंडामेंटल वाला काम कि हम ये भी ध्यान दे रहे हैं मार्केट के अंदर साथ में न्यूज़ वगैरह से और जो रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ से कि किन कंपनियों में किस स्पेस के अंदर कुछ नई चीज़ हो रही है। उसके फिर हम चार्ट देखेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। चार्ट देख के फंडामेंटल भी देखेंगे, फंडामेंटल देख के भी चार्ट पे आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइम में हम देखें उसको पकड़ लेते, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं एक बार हम, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है क्या नहीं। तो ये अर्निंग्स आई। अर्निंग्स के अगले दिन अगर आप यहाँ देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम आई क्वार्टरली, अर्निंग्स वाले दिन। अर्निंग्स से अगले दिन हाईएस्ट वॉल्यूम आई ईयरली। तो हमने नोट डाउन कर लिया कि अर्निंग गैप। ठीक है, एक और चीज़ जो है अर्निंग गैप, ये यूएस मार्केट के अंदर बहुत चलता है क्योंकि वहाँ जो कंपनियाँ हैं वो मान लो अर्निंग्स अच्छी आ गई तो गैप अप होता है बहुत तगड़ा, 20, 30, 40, 50% का। बट जैसे ही अर्निंग्स थोड़ी बहुत ख़राब आती है वो नीचे बहुत चली जाती है। तो मान लो इंडिया में अगर कोई स्टॉक होगा जो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा होगा तो एज ए स्विंग ट्रेडर हम उनको काम करना नहीं, मतलब ऐसे करेंगे कि नहीं यार इसमें काम नहीं करना है क्योंकि अच्छा सेटअप नहीं है। बट यूएस के अंदर अगर मान लो यहाँ अर्निंग्स अच्छी आ गई तो वो इस मूव को भी मतलब प्ले करते हैं। तो अर्निंग गैप, उसके बाद हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम और हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली। उसके बाद हमने क्या देखा था, कैटलिस्ट। उसके बाद क्या देखा था हमने, क्लीन सेटअप। अब देखो जब आप वीसीपी पैटर्न पढ़ोगे तो जैसे यहाँ वीसीपी अगर ऐसे बना तो वीसीपी ये नहीं कहता कि आप यहाँ जब ब्रेकआउट आए तो बाई करो, नहीं, वीसीपी ये बोलता है कि जैसे यहाँ से जैसे ही सॉरी जैसे ही यहाँ टाइटनेस आ जाए ना, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाए, प्राइस में टाइटनेस आ जाए, वहाँ आप बाई कर लो और नीचे इस जो बेस है इसका स्टॉप लॉस लेके, ताकि जब आप यहाँ आओ, जब जो है स्टॉक लोगों के स्कैन पे आए, एट द हाई स्कैन पे जब लोगों के स्टॉक आए या ट्विटर पे जब सोशल मीडिया पे स्टॉक आए, तब तक आप
एक अच्छा खासा प्रॉफिट में आप बैठे हो, कम से कम इतना कि आपका स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे तो ब्रेक इवन पे आप निकल जाओ, अगर स्टॉक यहाँ से घूमता है तो सेम चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है कि उस टाइम अगर ट्रेड कर रहे होते तो कहीं ना कहीं ये देखते कि यहाँ से जब देखो, ठीक है, ये VCP कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो बेस है वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और टाइटनेस आ रही है प्राइस के अंदर। VCP हम अलग दिन पढ़ेंगे, बट अभी हमें क्या देखना है कि इस स्टॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लीन सेटअप एकदम, अगर आप देखते हो तो देखो सिंगल लाइन क्लीन सेटअप एकदम। और उसके बाद टर्न अराउंड स्टोरी। उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर जो मार्च 23 का रिजल्ट था, मार्च 23 अगर आप देखते हो तो EPS ग्रोथ आ रही है 443%, जो क्या है ट्रिपल डिजिट, और अच्छी खासी 70% के आसपास सेल्स ग्रोथ आ रही है। और जो मार्जिन अगर आप देख रहे हो तो +4, मतलब 4% से मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है आई थिंक पीछे से। तो ये चीज़ हम नोटिस कर लेंगे। तो इसमें से अभी आप EPS ट्रिपल डिजिट, सेल्स आई है मतलब मोर देन 50%, और उसके बाद मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। तो अभी वारे को अगर आप वारे को देखोगे तो वारे में क्या चीज़ थी, वारे में ये चीज़ हमें देखने को मिली थी, तो ये चीज़ देखने को मिली थी और ये भी देखने को मिली थी कहीं ना कहीं हमें। तो चीज़ें कॉमन हो रही है, ठीक है, विनर्स के अंदर चीज़ें कॉमन हो रही है। और वारे में भी आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन हुआ ही होगा। इसके मार्जिन की कहानी थोड़ी वो है, देखो बहुत मतलब अप एंड डाउन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें मार्जिन का मतलब मार्जिन एज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं था। फोर्स हो गया। उसके बाद हम जाते BSC। सारे मतलब इसके अंदर जितने स्टॉक दे रहे हैं सारे तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, बट आई थिंक 8 से 10 मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद आप भी कवर करने की कोशिश करना, आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें काम करती हैं, मतलब इस तरीके से हम खुद को बेटर कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो अर्निंग्स के बाद ही जो मूवमेंट है वो शुरू होती है। आपको याद रखनी है ये बात, कहीं ना कहीं अर्निंग्स अच्छी आएंगी उसके बाद ही स्टॉक्स मतलब स्टार्ट करेगा। शुरू के 1-2 साल मैं भी ये सोचता था कि भाई सिर्फ मैं तो चार्ट देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा मैं, बट बिना फंडामेंटल के टेक्निकल का कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो। बिना फंडामेंटल काम करोगे, काम आप कर लोगे, पैसे आप बना लोगे, बट एक जो सुपर परफॉर्मेंस है वो आपको अगर अचीव करनी है तो फिर आपको दोनों चीज़ें मिक्स करनी ही होगी। तो जैसे अगर आप मान लो हमें ये देखनी है कि यार ये चीज़ें हैं ना, ये जब आती है वॉल्यूम, तो ये रिटेल पब्लिक ये वॉल्यूम नहीं ला सकती, ठीक है। इसका अगर मैं नाम बताऊं, इसका नाम है सिंपल पिवट करके, ऐसा कुछ है, आप अपने चार्ट में ज़रूर ऐड करना। तो ये जो है ना, ये आम जो रिटेल पब्लिक है वो नहीं ला सकती। इसका मतलब हो गया कि इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो गए। अच्छा स्टॉक था, यहाँ से भी देखो, यहाँ हमने देखा, उसके बाद यहाँ तक स्टॉक क्या बुरा था नहीं, बट हमें ये देखना है कि कहाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो आने लग गई है, कहाँ बड़े प्लेयर जो एक्टिव हो गए। तो यहाँ से हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि बड़े प्लेयर जो हैं एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ आई हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, देन ये रिजल्ट आया, ये आया यहाँ, आई थिंक रिजल्ट यहाँ पर आया है। रिजल्ट से पहले हाईएस्ट वॉल्यूम आई क्वार्टरली, इस वॉल्यूम से ऊपर, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम आई, रिजल्ट के बाद ये आई है हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम। और इस रिजल्ट को हम देखते हैं तो ये रिजल्ट है मार्च 21 का। इतना आई थिंक पीछे का डाटा यहाँ नहीं होगा, मैं आपको मार्केट्स में दिखाता हूँ। ये है मार्च 21, नहीं आई थिंक ये IPO आया था ना, तो उसके बाद का पीछे का रिकॉर्ड है नहीं। तो रिजल्ट आया
ठीक है, ये भी मूव आपसे छूट जाता तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई सब कुछ आपको पकड़ना है, बट ये कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बाद अगर कोई कंपनी आती है आपकी रडार में तो आपको नहीं छोड़ना है। तो ये अभी तक रडार में नहीं आई थी। ठीक है, अभी तक रडार में नहीं आई थी, क्यों? क्योंकि हमने जो देखा है, हमें ईपीएस देखने को नहीं मिल रहा ग्रोथ, क्योंकि नई कंपनी है। उसके बाद हमें सेल्स मार्जिन के बारे में कुछ नहीं पता, तो अभी तक हमारे रडार में नहीं आई है। ठीक है, कंपनी ऊपर गई, फिर ऊपर गई, यहाँ एक रिजल्ट आया जो था जून 21 का। जून 21 का रिजल्ट आया। तो जब हम रिजल्ट देख रहे होंगे तो हमें ये दिखा होगा हाई डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ। तो इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ रखा है हमने, यहाँ ले आएंगे हम। ये ईपीएस ट्रिपल डिजिट मैंने लिख रखी है, क्यों? ये जो 2000 मतलब 23 में जो मूव आया था ना, उसके रिगार्डिंग। बट अगर हम यहाँ लिख दें कि ईपीएस मोर देन 50%, कहाँ है? ठीक है, यहाँ जैसे रिजल्ट आया तो हमारे रडार में कंपनी आ जानी चाहिए कि 50% ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ आई है। उसके बाद हम कंपनी को वॉच लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट आया सितंबर 21। ठीक है, मोर देन 40% ईपीएस ग्रोथ और 46% सेल्स ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद देखो ये चार्ट भी कोई अच्छा मतलब सेटअप नहीं है। हालांकि ये एक वीसीपी जैसा है, बट प्रॉपर जो हमने फोर्स में देखा या उसके अंदर देखा वारे के अंदर, वो क्लीन सेटअप नहीं है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं हम। उसके बाद यहाँ रिज़ल्ट आया दिसंबर 21 का रिज़ल्ट हमने देखा 100% के आसपास सेल्स ग्रोथ हो, ईपीएस ग्रोथ हो रही है, हमारे रडार में था। बट टेक्निकली हमें आई थिंक यहाँ पर कहीं बाइंग नहीं मिली होगी। अगर हम देखें तो यहाँ हो सकता है हम एंटिसिपेट करके चले जाते इसके बाद, रिजल्ट के बाद। बट अभी देखो यहाँ, अभी सेम टाइम हम देखेंगे कि क्या फरवरी 22 में निफ्टी क्या कर रहा था। इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक नहीं चला, तो हो सकता है कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पर ठीक नहीं था, मार्केट एनवायरनमेंट यहाँ पर ठीक नहीं था। हमें देखना है फरवरी 2022 मई। हाँ देखो, अब क्या पता लग गया हमें कि स्टॉक कितना भी अच्छा हो, जब तक जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं होगा, जब तक स्टॉक नहीं चलेगा। ये देखो निफ्टी खूब अच्छा मूव करके यहाँ एक डाउन ट्रेंड के अंदर थी। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, डिविडेंड दिया, उसके बाद भी नहीं चला। क्यों चला? बट एज ए स्विंग ट्रेडर आपको ये, अगर आप यहाँ एंट्री करते तो स्टॉप लॉस हिट करा देता, यहाँ करते तो भी करा देता। समझ में आ रहा है ना आपको कि मार्केट एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे स्टॉक जो है उनमें देखेंगे हम कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया, या उसने क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिया। क्लीन ब्रेकआउट जैसे हमने वारे में देखा, जैसे फोर्स में देखा, एकदम क्लीन ब्रेकआउट आ गया, मतलब टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ब्रेकआउट आएंगे। तो हाँ, यहाँ देखा ना हमने, यहाँ रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। उसके बाद दोबारा ट्राई किया, मार्केट एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, इसको नीचे ले आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डीग्रोथ हुई है, क्योंकि जैसे जो कैपिटल मार्केट में जो कंपनियां हैं, जैसे मान लो ब्रोकर्स हो गए, जैसे एंजल वन हो गया, या वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनियां होगी, या अपना बीएससी एनएससी हो गए, वो जब अच्छा करेंगे जब मार्केट सही चलेगा। जैसे मार्केट खराब होगा तो लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी, तो लोग ट्रेड करना कम कर देंगे, तो इनकी जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी। यहाँ देखोगे आप डीग्रोथ आई, उसके बाद मार्च 21 से फिर से ग्रोथ आई। तो इसको हम टर्न अराउंड बोल सकते हैं कि एक 3-4 क्वार्टर की डिग्रोथ के बाद ग्रोथ आई। तो कहीं ना कहीं ये हमारा रडार में आ जाना चाहिए कि 3-4 मतलब अच्छी कंपनी है, हमें ये तो पता ही था, लेकिन डिग्रोथ के बाद ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, तो फिर वो हमारी रडार में आएगी। ये रडार में आई मार्च 23। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बट ये है कि कहाँ बहुत करना पड़ेगा ऐसे जो सुपर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ लगाऊँ, ये था रिजल्ट डे। ठीक है, यहाँ अर्निंग्स आई, और अर्निंग्स आते ही आपके वॉच लिस्ट में आ जाना था। ठीक है,
कि भाई अर्निंग्स अच्छी आई है, 3-4 मतलब तो क्वार्टर्स की डीग्रोथ के बाद ग्रोथ दोबारा से हो गई है। और दूसरी चीज़, मार्केट जब ठीक करेंगे तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे। उसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं तो ब्रेकआउट कब आया, देखो ये एक क्लीन सेटअप है, क्लीन सेटअप। अब पहले मैं क्या करता था कि मैं ये सोचता था कि जो बिल्कुल बीओ आएंगे ना, मतलब एट द हाई बीओ, ठीक है, एट द हाई पे ब्रेकआउट आएंगे, मैं उन्हीं स्टॉक्स को पकड़ूंगा। नहीं, बट एट द हाई के नीचे भी, जैसे वीसीपी क्या बोलती है कि यहाँ, जैसे यहाँ आप भी स्टॉक को पकड़ सकते हो और ऊपर जा सकते हैं, ये स्टॉक मतलब ऊपर जाएंगे। तो इसको अगर आप देख रहे होते हैं यहाँ, तो ये ब्रेकआउट आया, इसको ये ब्रेकआउट आया है इस दिन, ये क्या है, हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम। तो हमने 3 स्टॉक देखे हैं, 3-4 स्टॉक देखे हैं, सब में ये पता लग रहा है कि जब बीओ आ रहा है, जिन स्टॉक्स के अंदर बीओ आ रहा है हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम या हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम, तो उन स्टॉक्स को हमने अपनी वॉच लिस्ट में लाना है, देखना है कि यार इन स्टॉक्स के अंदर हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम, हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम के साथ बीओ आया है, तो ये भाई साहब विनर की कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पकड़ना है हमें। तो इसको, हाँ ठीक है, बीओ विद हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम, क्लीन सेटअप है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर वीसीपी जैसा सेटअप है। वीसीपी क्या, ये देखो स्टॉक नीचे से आया, ठीक है, नीचे से आया। अब ये काइंड ऑफ सिक्लिकल बिजनेस है, तो सिक्लिकल बिजनेस के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि स्टेज 3 के अंदर या स्टेज 4 के अंदर स्टॉक है उसको हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्लिकल में यही है कि जैसे ही रिजल्ट आने अच्छे होंगे तो सिक्लिकल नीचे से भी अच्छे मूव देगा। नॉन सिक्लिकल जो है उनमें यहाँ बाई करने में दिक्कत ये होती है कि क्योंकि वो नॉन सिक्लिकल है, उसमें अगर रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं तो हो सकता है लंबे टाइम तक ख़राब आए। सिक्लिकल में क्या होता है कि जैसे ही ख़राब हुए, अच्छे आने शुरू हो गए, तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सिक्लिकल में ये एक होता है कि स्टेज 4 का जो एनालिसिस हमने पीछे देखी थी वो लागू होती है सिक्लिकल के अंदर। तो यहाँ हमने मान लो 3 भी स्टॉक देखे होते या पिछले साल की एनालिसिस भी की होती 2023 की, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि यार जिस स्टॉक के अंदर हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम के साथ बीओ आ रहा है ना, वो आगे जाके बड़े स्टॉक बन रहे हैं। दूसरा, क्लीन सेटअप। तीसरा, बिजनेस में डुओपोली। एनएससी है, वो तो लिस्टेड है ही नहीं, तो मान लो किसी को इस एनएससी और बीएससी में से स्टॉक लेना होगा, तो एनएससी लिस्टेड नहीं है, बीएससी में ही आएगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगी। ट्रिपल डिजिट ईपीएस आने लग गया था मार्च से अगले ही बार, ठीक है, और अच्छी खासी अब देखो ईपीएस तो हम देख रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रिपल डिजिट ईपीएस दे रही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मोर देन 20% है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, किसी में 50% जा रही है। तो इससे क्या पता लग गया कि हमें ईपीएस को ध्यान देते समय ये देखना है कि वो 70-80% से ज़्यादा हो, और जो वॉल्यूम्स है वो अगर मान लो हमें ईपीएस तो यहाँ दिख जाता 112% और वॉल्यूम सिर्फ 16 दिख रही है, तो हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पास्ट एग्जाम्पल ये समझ में आ रहा है कि ईपीएस पहले बढ़ेगा, वॉल्यूम बाद में आई जाएगी, जो सेल्स ग्रोथ है वो आई जाएगी। देखो बाद में सेल्स ग्रोथ आई गई। तो दूसरी चीज़, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और ईपीएस मोर देन 50%, यहाँ हमने ईपीएस मोर देन 50, अच्छा यहाँ देखा था हमने जो पहले भी आया था उसमें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने इसकी देखी, क्या मिलता है, ये चीज़ हर जो जितने भी हमने विनर्स पढ़े उनमें मिल रही है। डिमांड मिल रही है हमें कि या तो वो टर्न अराउंड था या वो नया ही बिल्कुल सेक्टर था। इसकी भी हम बात करें तो बीएससी लिस्टेड आई थिंक 2021 या 21-22 में तो लिस्ट हुआ ये, सॉरी ये जून मतलब 18 में लिस्ट हो गया था। बट इसमें क्या हो रहा था, अगर आप मतलब मार्केट में हो गए तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसका जो ट्रिगर पॉइंट था सेंसेक्स की एक्सपायरी लाना और सेंसेक्स को मतलब एफएनओ के अंदर लाना। उससे पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी नहीं थी। ये हो गया कैटलिस्ट कि वीकली एक्सपायरी आने लग गई सेंसेक्स के अंदर, और उससे पहले मुझे नहीं पता कि मंथली भी होती थी या नहीं होती थी, मेरे हिसाब से तो नहीं होती थी, बट उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होगी, या फिर सेंसेक्स में अब भी काम हो रहा है रेगुलरली, तब काम नहीं होता था, तब सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ही काम होता था। तो ये एक कैटलिस्ट था कि सेंसेक्स के अंदर भी इन्होंने वीकली एक्सपायरी डाली, और क्योंकि वीकली एक्सपायरी डाली और मार्केट कोविड के बाद बढ़ा था, तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के अंदर लोग आए, जो नए लोग थे वो सारे इसी के अंदर आए, तो उसका भी इस चीज़ को फ़ायदा हुआ। तो ये क्या आ गया, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट आपको पता लगता, किससे पता लगता, जब आप
फंडामेंटल एनालिसिस करते, या जब आप ये देखते कि रिजल्ट अच्छा आया है, आप जाते कौन कौन पढ़ते कंपनी की, तो पता लग जाता कि हाँ यार बिजनेस में ये चल रहा है। तो एक कैटलिस्ट भी आया, तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट हम जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो देखो स्टॉक्स की आपको फिर कैरेक्टरिस्टिक भी धीरे धीरे सीखनी मतलब देखनी पड़ेगी। बीएससी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये मतलब 10 डे और 21 डे EMA को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। देख रहा मतलब अगर कोई सिर्फ ये करता कि 21 और 10 दिन की EMA लगाऊंगा मैं, ऐसे में लगाऊंगा, और उसके ऊपर जैसे क्रॉसओवर आएगा मैं बाई करूंगा, तो देखो कितना अच्छा पैसा बना लेता वो। यहाँ उसकी बाइंग आती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सेटअप हमें करना है, बट जब मैं जस्ट बता रहा हूँ, देखो हर स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। 450 के आसपास बाइंग आती, और इसने नीचे की तरफ यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है 2300। सोचो कितना पैसा बन गया होता। अभी इसमें सेम हुआ, ठीक है। जैसे ही ये इस फेक बीओ को भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर फिर जब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, स्टॉक अच्छा चला, नीचे आया, ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत फंसाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर अब हमें बीएससी में काम करना होगा, कभी बीएससी में ब्रेकआउट आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस जो क्रॉसओवर है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। हम स्टॉप लॉस अगर लेंगे तो स्टॉप लॉस लेंगे कि इसके नीचे या तो क्लोजिंग हो जाए इसके नीचे, या क्रॉसओवर हो जाए, ठीक है। क्लोजिंग हो जाए या क्रॉसओवर हो जाए। क्रॉसओवर होने के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसकी क्लोजिंग का ही हम वेट करेंगे। तो ये चीज़ें स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टॉक को देखने से ही पता लगेगी। बहुत सारे स्टॉक ऐसे नहीं होते जो इस तरीके से चलते हैं कि यार चलते हैं जब चलते ही जाते हैं। उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट आया। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अर्निंग्स यहाँ आई दिसंबर 23 में। यहाँ से तो डी ग्रोथ हुई है, लेकिन 110% की ग्रोथ अच्छी खासी है। EPS में डी ग्रोथ हुई, लेकिन सेल्स में ग्रोथ हुई। तो यहाँ फेक बीओ आया, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ निफ्टी क्या कर रहा था। ये है 24 अप्रैल 24 मार्च अप्रैल 24। तो निफ्टी यहाँ कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ मार्केट एनवायरनमेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मार्केट एनवायरनमेंट की वजह से फेक बीओ आया। बट हम जब भी अच्छे स्टॉक के अंदर फेक बीओ आएगा तो एक बार देखेंगे कि क्या वो मार्केट एनवायरनमेंट की वजह से था। मोस्टली हम पाएंगे कि हाँ वो मार्केट एनवायरनमेंट की वजह से था। फिर अगर आप देखोगे यहाँ रिजल्ट आया, ये रिजल्ट है मार्च 24 का। मार्च 24 में डी ग्रोथ हुई, लेकिन यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद यहाँ अगर आप देखते हो ये है जून 24 का। जून 24 में क्या हुआ, अच्छी खासी आई थिंक उस टाइम तक सेबी ने कुछ वो कर दिया था कि एक्सपायरी वगैरह पे कुछ रोक लगा दी थी। तो सेल्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, लेकिन EPS गिर रहा है। उसके बाद भी मतलब हम अगर सिर्फ हम अपने रूल को फॉलो करेंगे तो हम इस बीओ को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या ये हमारी सिर्फ TA की वजह से, टेक्निकल एनालिसिस की वजह से वॉच लिस्ट में आ सकता था। नहीं, ब्रेकआउट आया विद हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, ठीक है। तो जितने भी ब्रेकआउट हमने देखे हैं सब में ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही गई है कि अगर किसी स्टॉक के अंदर BO आ रहा है, BO विद हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम, हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उसको पीछे डीप डाउन करना है, उसके फिर फंडामेंटल देखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद अगर हम देखते नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखते हैं तो ये देखो डुओपली बिजनेस था। डुओपली बिजनेस, ठीक है, सिक्लिकल, थोड़ा बहुत सिक्लिकल की, जैसे मार्केट डाउन हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर होता है तो चलता है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। बेस 4 मंथ का बेस, इससे पहले भी कौन सा देखा था हमने जिसमें 4 मंथ का बेस था। 4 मंथ बेस था वारे में, 4 मंथ का बेस ही इसी में था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आइनॉक्स, एक या दो और डिस्कस कर लेंगे हम। आइनॉक्स विंड, ठीक है। देखो
ये क्या है, विंड एनर्जी, जो कि पार्ट है रिन्यूएबल का, जिसको पुश कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है, कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स करेगी तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, ईपीएस ग्रो होगा, मतलब कंपनी पैसे कमाएगी। तो क्या चीज़ हमने नोट डाउन कर लेनी है कि यहाँ हम फिर से हर स्टॉक का भी देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। स्टॉक के अंदर क्या हो रहा था, गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहा था, एक नया ही पूरा ही सेक्टर उभर के आ रहा था और डिमांड बहुत थी, ठीक है, इस चीज़ की डिमांड थी। उसके बाद अगर हम देखें तो दिस इज क्लासिक वीसीपी। वीसीपी क्या है, नीचे गया, बेस बनाया, छोटे छोटे बेस बनाए, बेस बनाए, बेस बनाए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ देखो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा, ये बड़ी वॉल्यूम्स नहीं, बड़ी कैंडल्स नहीं आ रही। देखो यहाँ इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं है, और जो बिल्कुल ड्राई अप होगी वॉल्यूम ड्राई अप होने का मतलब क्या होगा कि अभी जब डिमांड आएगी तो प्राइस को बढ़ाएगी। मान लो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सप्लाई के बराबर डिमांड होगी तो स्टॉक कहाँ होगा, वहीं रहेगा। वॉल्यूम गिरने का मतलब हो गया कि जो सप्लाई है वो कम हो गई है, तो अब जो नई डिमांड आएगी वो स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट में हमने क्या देखा, ये रिजल्ट है मार्च 23 का, मार्च 23 ईपीएस टर्न पॉजिटिव। तो ये क्या आती है, हमारे जो रिजल्ट स्कैनर से ये चीज़ें हमें पता लगती है कि एक कंपनी जो कि डीग्रोथ पे थी वो एकदम से टर्न अराउंड हो गई है, जिसके अंदर हमें पहली बार ईपीएस ग्रोथ देखने को मिला है। तो ईपीएस टर्न ग्रीन। उसके बाद सेम चीज़ बीओ आया विद हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम। हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम ये जो भी है मतलब देख लेना, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली या क्वार्टरली जो भी है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप बाय नहीं करते ना, जैसे यहाँ ठीक है निकल गया हाथ से कोई नहीं, बट कहीं ना कहीं फिर आपको कई चीज़ें साथ में करनी पड़ती है। जैसे मान लो हर टाइम जब आप काम करोगे वीकली 2 वीक के अंदर आपको फिल्टर करने पड़ेंगे स्टॉक जो 22 वीक के अपने हाई के 10-15% के आसपास हो। तो जब आप स्कैन करते तो कहीं ना कहीं ये नाम आपको देखने को मिलता। नहीं तो अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे इस रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ देखो, कुछ इनका सहारा लेंगे हम। जैसे ये हो गया, यहाँ से हम रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ बता देगा कि अब देखो इनको तो हमें देखना ही नहीं है, टोटल हमारी कंपनी इतनी होगी। इसमें से भी हम देखेंगे जो नीचे सेक्टर को हम देखते हैं, किस सेक्टर के अंदर इस देखो ग्रीन ज़्यादा दिख रही है, 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 ठीक है, ग्रीन ज़्यादा दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। तो देखो ग्रोथ इनमें देखो, नेट ग्रोथ फर्टिलाइजर में कितनी अच्छी है, कॉमोडिटी केमिकल्स के अंदर कितनी अच्छी है। तो केमिकल चलेगा, ये कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। और एक और स्टॉक स्कैन्स करके है ये रहा, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से देखो रिजल्ट ट्रैकर के अंदर जाएंगे, हर क्वार्टर हमें ये काम करना पड़ेगा। अरे मार्जिन एक्सपेंशन, तो हमने क्या देखा कि जो टॉप कंपनियां हैं, जो कंपनियां अच्छा रिजल्ट दे रही है, जो स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, जो विनिंग स्टॉक्स हैं उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रही है। तो यहाँ से फिर हम उठाएंगे इन 46 कंपनियों को, इनका चार्ट देखेंगे, हमारे जो क्राइटेरिया के अंदर, चार्ट के क्राइटेरिया में क्लीन सेटअप के अंदर, ठीक है, जिनमें अगर अपसाइड जा रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, उनको छांटेंगे हम। फिर उनका हम क्वार्टरली जो उनकी कौन कौन होती है वो पढ़ेंगे, या जो वो रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट के अंदर पीपीटी होती है वो पढ़ेंगे। तो इस चीज़ के अंदर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। ये अगर हमारा ग्रुप होगा तो हम चीज़ें बांट लेंगे कि भाई 10 कंपनियाँ हैं वो एक देख ले, 5 कंपनी एक देख ले, तो हमारी मतलब सब नॉलेज भी फिर शेयर कर सके और आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। तो ये होती है पूरा, मतलब जो आप देखते हो कि भाई किसी ने 100% का मुँह पकड़ा है तो 100% का मुँह ऐसे नहीं पकड़ा जाता, वो ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो
यहाँ से फिर आपकी ये रडार में कंपनी आ जानी थी कि ईपीएस टर्न ग्रीन। और यहाँ मतलब फ़िल्टर स्टॉक्स करते हैं तो उसके अंदर फिर ये भी लगाएंगे हम कि कौन सी जो टर्न अराउंड कंपनियाँ हैं उसका फ़िल्टर भी होता है, तो उस फिल्टर को भी यूज़ करेंगे। वहाँ से फिर कंपनियाँ उठाएंगे, वहाँ से देखेंगे हमारे टेम्पलेट में कौन सी कंपनी फिट हो रही है, तो ऐसे काम करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ ग्रीन हो गया, वॉल्यूम अच्छी खासी आई, ब्रेकआउट आया, बट यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अच्छा हुआ, बट एक होता है ना अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट नहीं आया जो कि ऐसे आना था इस स्टॉक को। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, इसको एक बार अगर हम देखें तो फिर देखते हैं कि मार्केट एनवायरनमेंट कैसा था। मार्केट एनवायरनमेंट को भूलना नहीं है आपने, सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट एनवायरनमेंट। ये हम हैं यहाँ थे हम, टर्न अराउंड होने के बाद भी सब कुछ अच्छा मिल गया हमें। जून 2023, जून 2023, जून 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 अगस्त, जून 2023, देखो जुलाई, जुलाई, और मतलब यहाँ से जो है निफ्टी थोड़ा बहुत देखो साइडवेज चली गई, करेक्शन आई, तो स्टॉक ने क्या किया, अच्छा स्टॉक था, स्टॉक अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, हमें सेक्टर भी बहुत अच्छा मिल गया, कैपेक्स हो रही है, डिमांड है, सेक्टर का लीडर भी है कहीं ना कहीं, तो स्टॉक क्या हो गया, एक बार फिर कंसोलिडेशन में चला गया। तो ये जो यहाँ हम पकड़ सकते थे, यहाँ हम इसको पकड़ नहीं सकते थे, यहाँ हमें बिल्कुल पकड़ना था इस चीज़ के लिए कि ऐसे बीओ अब ना छूटे हमसे। मैंने ये ग्रुप बनाया कि बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो और अच्छे से काम होगा, एक आदमी के बस की बात नहीं है इतना सब करना, ठीक है। यहाँ अगर आप देखते हो यहाँ रिजल्ट ठीक है, ईपीएस टर्न हो गया, मतलब ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद ईपीएस अच्छा, ईपीएस सेल्स अच्छी, सेल्स अच्छी, उसके बाद फिर अगर आप देखते हो यहाँ रिजल्ट आया, ठीक है, ये आया रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आई हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, और उसके अगले दिन आई हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली। ये हर विनिंग स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ब्रेकआउट आता है हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली या क्वार्टरली के साथ। तो एक हमारा फिल्टर ये भी बन जाएगा, हर दिन या हर वीक, हर दिन ही हमें करना पड़ेगा, या हर वीक की इस वीक के अंदर या इस दिन के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट वॉल्यूम दी है क्वार्टरली या हाईएस्ट वॉल्यूम वीकली, उनको भी फिर जाके हमें पूरी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये मूव आया, तो ये तो बिल्कुल पकड़ने लायक था, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री हो जाती। और फिर हमें क्या भी एक और चीज़ दिख रही है कि जो विनिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर ये जो है कि वो विनिंग स्टॉक्स अपने जो 10 और 20 डे मूविंग एवरेज है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो मान लो आप बहुत एग्रेसिव जाओगे तो आप ये कर लोगे कि 10 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मान लूँगा निकल जाऊँगा। थोड़ा सेफ खेलोगे तो आप 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ कर लोगे, और बहुत सेफ खेलोगे तो आज 50 डे मूविंग एवरेज यूज़ कर लोगे। तो आई थिंक स्विंग ट्रेडर्स जो भी हैं, जैसे मतलब स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुक करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज़ डैन जंगर बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर आप ये भी करोगे कि मैं 50% निकल जाऊँगा 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 20% निकल जाऊँगा 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो अगर आप देखो उन चीज़ को फॉलो करते तो आप कितना बड़ा मूव पकड़ते हैं 120%, और आप प्रॉपर निकल जाते 99% में। अब आप सेम चीज़ देखो कि आपकी अगर पोजीशन साइजिंग 20 to 25% है और आपने 100% का मूव पकड़ा है, मतलब आपका पोर्टफोलियो 20 से 25% आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक ने बढ़ा दिया। तो ऐसे सुपर परफॉर्मेंस जो है वो अचीव की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, ठीक है, गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, नया सेक्टर है, डिमांड है। यहाँ से देखो ईपीएस ट्रिपल डिजिट, अब भी ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अगर इसमें भी आता है तो देखो मार्जिन एक्सपेंशन, मार्जिन इंप्रूव, यहाँ मार्जिन इंप्रूव हुआ, ठीक है। ये भी चीज़ हमें नोट डाउन कर लेनी है कि मार्जिन इंप्रूव, हाई ईपीएस ग्रोथ। अब एक चीज़ अगर आप देख रहे होगे कि ईपीएस पहले आता है या ईपीएस ज़्यादा होता है और सेल्स कम होती है, तो ये नहीं देखना हमें कि यार ईपीएस तो बहुत अच्छा है लेकिन सेल्स, मान लो ईपीएस 100% है, सेल्स 20% है, तो हम उसको नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे एग्जांपल्स हमें ऐसे मिल रहे हैं कि ईपीएस बहुत अच्छा लेकिन सेल है कि ठीक है ईपीएस आ गया तो सेल्स आ ही जाएगी। अगर वन ऑफ है, अगर मान लो ये होता कि नेगेटिव 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 और इसमें आ गया ईपीएस, सेल्स भी आ गई, फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव, फिर हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, फिर हम उसको छोड़ देंगे। ये कैसे पता लगेगा कि वन ऑफ है या आएगी ही बाद में, एंटिसिपेट भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो वो हमें फिर डीप डाउन जब हम बैक मतलब पीछे जाके करेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे, तब पता लगेगा कि सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है।
तो आई होप आपको इन चीज़ों की मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी कि गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, वो सेक्टर मतलब अब जो पीछे चले थे स्टॉक्स, पीएसयू चला था, ठीक है, रेलवे चला था, सब इसीलिए चले थे कि गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहा था। ऐसा हर बार नहीं होगा गवर्नमेंट कैपेक्स से ही स्टॉक चलेंगे, बट अभी अगर जैसे केमिकल कंपनी चल रही है, ठीक है, सीडीएमओ चल रहा है, तो सीडीएमओ में हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यार यूएस से कहीं ना कहीं हमारी डील होगी तो फ़ायदा होगा। केमिकल क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि केमिकल 3-4 साल से चला नहीं है, सिक्लिकल स्टॉक होते हैं केमिकल, तो अभी वो मतलब उनमें ईपीएस बहुत अच्छा देखने को मिल गया हमें। तो ऐसे हमें चीज़ें पकड़नी है, पीछे जाके पकड़ेंगे कि पूरा का पूरा सेक्टर ही चल रहा है, तो हम फिर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भाई ये कंटिन्यू रहेगी। अगर ये एक ही रहता, सेक्टर खाली पड़ा होता, सेक्टर में कुछ नहीं हुआ होता, तो फिर हमको ये देखते कि यार पहले एक बार सेक्टर को चल लेने दो, फिर हम देखेंगे चीज़ों को। तो ये इंपॉर्टेंस होगी कि सेक्टर फाइंड आउट करने की। तो अब भी अगर आप देखते हो यहाँ भी इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया, बट ये जून 24 देखो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ भी आया है, बट उसके बाद क्यों रिजल्ट आया, स्टॉक ऊपर भी गया, बट जून 24 के बाद मार्केट ख़राब हो गया, तो ये स्टॉक नीचे चला गया। अब भी ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है, क्यों? क्योंकि ईपीएस ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इसमें अच्छी खासी आ रही है, मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, देखो 13 से 18 पहुँच गया अभी। तो अभी मैं सोच तो रहा था कि और भी स्टॉक करूँ, बट आई थिंक बहुत हो गया, मेरा बोलने की मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है लगातार। तो आई होप आपको पर्पज़ समझ में आया है। काम अभी बाद में कर लेंगे हम, आप भी इतने वो नहीं हो कि भाई आपको हर चीज़ मतलब वो करनी पड़ेगी, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस सबको है। तो ये मेरी अप्रोच है, अगर आपको मेरी अप्रोच सही लग रही है कि यार हाँ बंदा सही कह रहा है, ऐसे हमें काम करना चाहिए, तो ही मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े, मेरे साथ 1-2 लोग भी जुड़ गए तो भी हम इस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने स्टॉक्स की मतलब मैंने तो कर ही रखी है, और ये 2024 के हो गए, और 2025 की भी कहाँ गई, 2025 की भी आ चुकी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी उससे पहले की मैंने शेयर कर ही रखी है, ठीक है। ये 2023 की हो गई, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं ऊपर ऊपर, तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि क्या चलेगा, तो ग्रुप चलेगा। तो ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो इसमें देखो सेम, भाई साहब देखो क्या चाहिए। अगर इस टाइम में हम लगे रहते कि हम यार उसको खरीद ले, बैंक्स को ले ले, हम आईटी ले ले, फार्मा ले लें, क्या कर पाते हम? निफ्टी जितना रिटर्न होता है बहुत अच्छा कर लेते, निफ्टी से डबल कर लेते। बट अगर हमें ये मिल जाता कि यार सेक्टर पकड़ लिया हमने, तो फिर हम सुपर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते थे, ठीक है। ये चाहता हूँ मैं कि ये चीज़ें हमसे मिस ना हो। ये चीज़ें मैंने मिस की क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं था, और इतना मतलब अकेले आदमी से काम होना मुश्किल हो जाता है, हो सकता है बट थोड़ा मुश्किल होता है। देखो कितने, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि सेक्टर जो अपने इसने मार्केट स्मिथ ने 197 सेक्टर्स मार्केट स्मिथ ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ये देखो कहाँ गया, 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स, उसके अंदर से अगर आप मोटा मोटा भी लगाओ 197 को छोड़ो, 20 ग्रुप तो होंगे हमारे पास, ठीक है। 20 सेक्टर्स तो हमारे इकोनॉमी में होंगे, चले कितने, 1 2 3, इन तीनों में भी आप स्टॉक्स पकड़ लेते तो आपके जो है अच्छे खासे पैसे बनते हैं, मतलब सुपर परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं वो अचीव होती है आपसे। तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। यहाँ भी देखो, ठीक है, फिर एनर्जी चला, फाइनेंशियल, तो वही चीज़ सेम, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कभी किसी वीडियो में, या जैसे शेयर तो मैंने कर रखी है, आप भी करना, ठीक है। वॉल्यूम कितनी अच्छी आ रही है, वॉल्यूम हमने देखी पहले भी कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस होता है। पैट ग्रो हुआ, सब में फिर यही है कि वॉल्यूम अच्छी खासी आएंगी, ठीक है। मार्केट लीडर है, सेक्टर टेलविंड्स है, और ठीक है यहाँ भी देखो RVNL देखो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पुश कर रही थी रेलवे को, ठीक है, रेलवे को पुश कर रही थी। इसका तो मतलब RVNL हो गया, IRFC हो गई, तो बहुत क्लीन ब्रेकआउट दिए हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम की जो हम मूविंग एवरेज लगाएंगे, तो मूविंग एवरेज अप हो रही है, मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग, या मान लो यहाँ रिटेल बाइंग भी थी, बट रिटेल बाइंग अगर बहुत अच्छी है तो हमारे लिए अच्छी ही है, हमें चाहिए कि डिमांड हो सप्लाई से ज़्यादा। सेम वही डिफेंस थीम चली थी। तो यही था आज का पर्पज़। आई होप कि पर्पज़ फुलफिल हुआ हो, और वेबिनार नहीं हो पाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
मैं चाहता था कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेन पर्पज़ वही था, बट मैं पहली बार कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि चीज़ें कैसे होती हैं। बट फिर भी वीडियो है हमारे पास, तो वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, और प्लीज़ मौका लगे तो देखना। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये अप्रोच अच्छी है और इस अप्रोच से हमें काम करना है, तो फिर हम जो है अभी भी, अगर मैं आपको मेरी वॉच लिस्ट दिखाऊँ तो कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में है, जैसे ट्रिपल डिजिट EPS जो इस क्वार्टर के अंदर आई है, उसकी मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, हाई प्रायोरिटी लिस्ट है। ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने प्रीवियस क्वार्टर के अंदर ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दी थी। अब आप देखो ये आई थिंक 300 के नाम के आसपास है, तो इतने मतलब पॉसिबल नहीं होता एक आदमी के लिए कि जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो पारस ही हो गया, मैं पारस के यहाँ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से पारस डिफेंस डॉक्यूमेंट यहाँ से इन्होंने तो कौन करने रखी, मान लो एंजल वनी मैंने देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं कैसे करता हूँ, यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड की, ठीक है, यहाँ से फिर PPT डाउनलोड की मैंने, फिर इसको अभी या तो आप खुद पढ़ लो या फिर आप AI का सहारा ले लो, तो नोटबुक LLM, ठीक है, नोटबुक LLM में जाता हूँ, जैसे अभी आप दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पूरी ये डालना, जैसे अभी मैंने कृष्णा मैंने बताया था ना आपको कि फॉस्फेट स्पेस में कुछ हो रहा है, फॉस्फेट कंपनीज के अंदर, ठीक है, तो फिर यहाँ उनको अपलोड करना, फिर इसको बोलना कि भाई आप समराइज़ कर दो, ठीक है, वो समराइज़ कर देंगे। फिर आप अगर क्वेश्चन है, जैसे हमने देखा कि मार्जिन, तो हम यहाँ पूछेंगे क्या मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, हालांकि ये बता ही देगी, बट एडिशनल हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इससे, ठीक है, वो इसका जवाब देगी। तो यहाँ से फिर हम देखेंगे कि हाँ यार इस सेक्टर में ये चल रहा है, यहाँ से हमें पता लगेगा कि हाँ ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्टर आपको पकड़ना है, आपको उस बोट में बैठना है पहले, तो जो बोट सबसे पहले जाएगी। अगर आप उस बोट में बैठ गए हो, जो बोट 10वें नंबर पर जा रही है, तो फिर आप सबसे पहले पहुँच ही नहीं पाओगे, सबसे पहले बोट पकड़नी पड़ेगी। तो बोट पकड़ने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ देखना है। फिर अगर मैं इससे पूछूं कि एनी कैटलिस्ट इन बिजनेस, तो फिर अगर कोई कैटलिस्ट होगा तो ये बताएगी। जैसे अभी अगर हम देखते हैं यहाँ को कैटलिस्ट था क्या नहीं बिजनेस के अंदर, तो वहाँ से हमें पता लगेगा। मान लो केमिकल स्पेस है, केमिकल स्पेस में हम कैटलिस्ट देखेंगे तो किसी एक, मान लो फॉस्फेट की प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं शॉर्टेज आ गई, देखो नया प्लांट लग गया है इसका, तो हम यहाँ से पता लग जाएगा ये नया प्लांट लगा है। उसके बाद क्या हुआ है, जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं ये, ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड मतलब पुरानी को एक्वायर कर रहे हैं, नई ग्रीन फील्ड मतलब नया भी बना रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इन्हें डिपेंड ना होना पड़े किसी। देखो ये आ गया इंडस्ट्री टेलविंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आपके सामने ही एक कंपनी ऐसी दिख गई मुझे जो कि जिसमें इंडस्ट्री टेलविंड है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है। अब इसका देखो चार्ट खोल के दिखा दूंगा आपको, चार्ट कृष्णा फॉस्फेट, ये तो होगी ना मेरी इसमें, तभी मैंने ऐड कर रखी है ना। ये देखो, अब बताओ आप, मार्केट में हाहाकार मचा पड़ा है ना, ये राजा है। देखो यहाँ मैंने बाई भी किया था, यहाँ मैंने बाई भी किया था, और आई थिंक यहाँ बुक कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए मार्केट एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट एनवायरनमेंट के बिना मुझे पता है स्टॉक्स नहीं चलते, चलेंगे तो सस्टेन नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो 5 में स्टॉक लूँगा तो 3 स्टॉक लॉस हो जाएंगे और 2 मेरे प्रॉफिट देंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं घर से ब्रोकरेज भरूँगा मैं। तो यहाँ मैं निकल गया था। देखो ये मेरे एंट्री भी मैंने 235 पे एंट्री ली थी। देखो अब इसमें इस स्टॉक को अगर हम देख ले, छोड़ दो सब कुछ, ये मैं कम कर देता हूँ 5। देखो हमें क्या दिख गया, हाईएस्ट वॉल्यूम। रिजल्ट पे क्या आई, मतलब मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना इजी चीज़ें आ जाएंगी। देखो हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम, हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम, हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम, अरे हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम और हाईएस्ट ईयरली वॉल्यूम में आ गई। अब इस स्टॉक का आप याद रख लेना, ये स्टॉक इस साल का वन ऑफ द बेस्ट मतलब परफॉर्मिंग स्टॉक होगा। उसके बाद हमें क्या दिख गया, दिखा, ठीक है, डिग्रोथ एक बार आई, सस्टेन नहीं किया, ग्रोथ आई। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि EPS पहले आएगा, सेल्स बाद में आएगी। EPS पहले आया, सेल्स बाद में आई। दूसरा क्या होगा, मार्जिन एक्सपेंशन। और क्या चाहिए, मल्टीबैगर होगा, ये लिखवा के ले लो आप मुझसे, ठीक है। तो ऐसे ही इसी में मुझे चाहिए ऐसे लोग जो काम कर सकें, ताकि जैसे ये स्टॉक हो गया, हम इन सारे स्टॉक्स को पढ़ें। उसके बाद हाई प्रायोरिटी लिस्ट हो गई, ठीक
ठीक है, या इस क्वार्टर के अंदर जो भी ये स्टॉक आए हैं जिन्होंने, देखो ये स्टॉक है जिन्होंने ट्रिपल डिजिट ईपीएस दिया है, ये मैं बहुत नैरो डाउन कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ को ले रहा हूँ। अगर मैं 70% या 50% से ऊपर लूँगा तो और स्टॉक आएंगे, तो फिर मेरा और काम बढ़ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब पर्पज़ क्या था इस ग्रुप का बनाने का, और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ, और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। मैं ग्रुप पे भी डाल दूँगा और अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।